नमस्कार दोस्तों, सामाजिक जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे जेसीबी की आरसी कैसे बनवाए, उसका टैक्स कैसे भरे, पासिंग कैसे करवाए और जो वन टाइम जो टैक्स होता है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। इन सब बातों के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि जैसे ही हम हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जेसीबी की जो नॉर्मल जो पार्ट होते हैं या उसका वेट कितना होता है, स्पीड कितनी होती है, उसकी जो बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जेसीबी आपको पता ही है, लगभग 1 घंटे में 5 से 6 लीटर के आसपास डीजल की इसकी खपत होती है और ये डीजल से चलती है। इसकी अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो ये लगभग 90 से 92 हॉर्स पावर के बराबर होती है और इसमें 4 सिलेंडर इतनी जान होती है। और इसका वेट लगभग दोस्तों 7,800 किलो या फिर 8 क्विंटल के आसपास भी हो सकता है। वो जैसे जैसे नया मॉडल आता है उसका वेट कम और ज़्यादा होता रहता है। इसकी सीटिंग जो कैपेसिटी है इसमें एक ही होती है, क्योंकि इसमें जो ड्राइवर होता है ना वही बैठ सकता है। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा सीटें लगी नहीं होती, तो इसको हम 1 सीटर में काउंट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जेसीबी से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। हाँ जी दोस्तों, और इसकी जो स्पीड होती है ना वो लगभग होती है 40 किलोमीटर प्रति हावर। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते और नॉर्मल स्पीड में ही चलती है। तो ये तो थी जेसीबी से रिलेटेड बेसिक जानकारी जो हमने आपको बताई है। अब हम बात करते हैं कि आप जैसे ही आप कोई नई जेसीबी लेते हो तो आप उसकी आरसी कैसे बनवा सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों, आजकल जो सिस्टम बना हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग हमको जो आरसी बनवाते हैं ना, तो आरसी के साथ साथ हमें टैक्स भी अप्लाई करना होता है। पहले जो टैक्स भरा जाता था वो 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 1 साल का भरा जाता था, लेकिन अब जो टैक्स अप्लाई होता है वो लगभग टैक्स दोस्तों वन टाइम ही इन्होंने लागू कर दिया है। तो इसके लिए हमें लगभग 15 साल का जो टैक्स होता है वो हमें वन टाइम ही पे करना होता है। और वन टाइम टैक्स के साथ साथ हमारी जो पासिंग होती है वो भी लगभग जितने साल का हमारा टैक्स होता है उतने साल की हमारी पासिंग होती है। तो दोस्तों, नई आरसी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको ये जेसीबी के जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि इसका जो इंश्योरेंस होता है और पोल्यूशन होता है और जैसे कि इसका जो बिल होता है, ये हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ जिसके नाम भी हमें जेसीबी की आरसी बनवानी होती है उस कस्टमर की 2 फोटो, एक आईडी और जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ हमें ये जो अप्लाई करनी होती है आरसी, ये हमें अप्लाई करनी होती है एसडी ऑफिस में। हमारी जेसीबी पहले क्या आती थी दोस्तों, कॉमर्शियल में आती थी, लेकिन आजकल पर्सनल में काउंटिंग होने लगी है। पहले क्या होता था, इसकी जो प्लेट होती थी ना वो येलो कलर की होती थी, और येलो कलर की प्लेट आपको पता है दोस्तों टैक्सी में आती थी या फिर वो कॉमर्शियल में आती थी। लेकिन आजकल इसको सरकार ने किस में काउंट कर लिया है, पर्सनल में काउंट कर लिया है। इसकी जो प्लेट आती है, नंबर प्लेट, वो भी आती है वाइट कलर की, और पहले ये येलो कलर की होती थी। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे अब इसकी पासिंग की। अब पासिंग की जब हम बात करते हैं तो पासिंग में लगभग आपको पहले जब नई जेसीबी लेते हो तो 15 साल की पासिंग तो आपकी मिल ही जाती है। उसके बाद हमें हमारी जेसीबी की पासिंग आगे बढ़वानी होती है, और वो जेसीबी की जो पासिंग है ना वो बढ़ेगी दोस्तों उसकी फिटनेस के अकॉर्डिंग। फिटनेस की यदि हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साधन को बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं, जैसे कि उनको 10 साल चलाने के बाद भी पता नहीं चलता कि उनकी जेसीबी पुरानी है या नहीं है। तो जितना जो अच्छा इसको संभाल के रखेगा, इसको जितना ज़्यादा केयर करेगा, उसकी पासिंग उतनी ही ज़्यादा होएगी। क्योंकि जो पासिंग होती है वो अधिकारी फिटनेस के अकॉर्डिंग ही करते हैं, उसको मौके पे देखते हैं। तो हो सकता है वो आपकी 1 साल की पासिंग हो जाए, 2 की हो जाए, या फिर वो 5 साल की पासिंग भी कर दे। और दोस्तों ध्यान रहे, जितने साल की आपकी पासिंग होती है उतने साल को आपका टैक्स भी अप्लाई करना होता है। और बात रही टैक्स कितने रुपए का अप्लाई होता है, तो ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है जो टैक्स का, ये समय समय पर इसके जो प्राइस है, रेट है, वो कैलकुलेशन होते हैं वो बदलते रहते हैं। ये सरकार का अपना एक नियम होता है, वो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं जब आपकी पासिंग करनी होती है। और जब आप नई जेसीबी खरीदते हो उस वक्त यदि आप टैक्स अप्लाई करते हो तो लगभग आपका आरसी का और टैक्स का खर्चा 1,70,000 रुपये के आसपास आपका आता है। और इसके साथ साथ जब आप नई जेसीबी का इंश्योरेंस लेते हो तो वो आपका 24 से 25,000 रुपये आपके इंश्योरेंस के भी लगते हैं। ये इंश्योरेंस आप अलग अलग कंपनियों से करवा सकते हैं, जो भी कंपनी आपको बेहतर लगती है। वैसे दोस्तों,
जो कंपनी जिस कंपनी से आप जेसीबी खरीदते हो, अगर आप वहीं से ही इसका बनवाते हो ना इंश्योरेंस, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है। क्योंकि जैसे कि आपने उनसे इंश्योरेंस ले लिया, तो उसके साथ साथ आप है ना उनसे कटौती करवा सकते हो, कुछ डिस्काउंट करवा सकते हो कि जैसे सर जी हमने इंश्योरेंस भी आपसे ही लिया है, हम टैक्स भी आपको ही पे कर रहे हैं, और हम जो आरसी की फीस है वो भी आपके थ्रू बनवा रहे हैं। तो जब जब आप सारा का सारा काम एक जगह से इकट्ठा करवाते हो, तो आपको रेट में डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप ध्यान रहे कि आप वहीं से ही इंश्योरेंस का अप्लाई करें। और यदि आप चाहते हो कि हमारा कोई और जानकार है दूसरा, हम उससे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। वहाँ पे आपकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। हाँ जी दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास वन टाइम पैसे नहीं होते। जैसे कि जेसीबी लगभग जो इसका प्राइस है वो 25 से 26 लाख रुपए होता है। वो मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। आपको 23 लाख रुपए में भी जेसीबी मिल जाती है नई, और 25 लाख रुपए में मिलती है। और कुछ जेसीबी ऐसी है जो 26 लाख रुपए में भी आती है। तो ये तो जैसे 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 दोस्तों मॉडल बढ़ता जाएगा, तो प्राइस तो पता है आपको बढ़ता ही जाएगा। कुछ लोग हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो जेसीबी तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो वन टाइम 26 लाख रुपए पे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम उसको क्या करवाना पड़ता है कि इस जेसीबी पे फाइनेंस लेना पड़ता है। और फाइनेंस आपको पता है बहुत सारे बैंक मार्केटिंग में बैठे हैं जो आपको ये पैसा ब्याज के रूप में या लोन के रूप में दे देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आपको किस बैंक से अपने जेसीबी पे लोन लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका जो सिविल जो ट्रैक है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए अप्लीकेबल हो, या फिर आपको वो लोन दे दे। वो आपको सिविल के ट्रैक के अकॉर्डिंग ही आपको देता है। तो ट्रैक की यदि हम बात करें, तो ट्रैक कहते किसे हैं दोस्तों? ट्रैक उसे कहते हैं जैसे कि किसी आदमी ने कोई पुराना व्हीकल लिया हो, उस पर रिफाइनेंस करवाया हो, या फिर कोई नए व्हीकल लिया हो, उस पर उसने लोन लिया हो, और वो लोन उसने दोस्तों टाइम टू टाइम भरा हो, तो उसका सिविल जो रिकॉर्ड है वो अच्छा माना जाता है। और यदि उसने टाइम टू टाइम पैसा नहीं भरा हो, बहुत ज़्यादा चेक बाउंसिंग उसने वहाँ पे लगा दी हो, तो उसका जो सिविल जो रिकॉर्ड है वो खराब माना जाता है। तो इस प्रकार जिस भी बंदे का सिविल रिकॉर्ड बहुत अच्छा होएगा, उसको बैंक जल्दी पैसा दे देगा। और जितना ज़्यादा सिविल रिकॉर्ड अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा परसेंटेज उसका लोन होगा। जैसे कि हमने एक पहले वीडियो भी बनाई थी कि 25 लाख रुपए की जेसीबी आप 2 लाख रुपए में कैसे ले सकते हैं। यदि आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि वो 25 लाख की जेसीबी 2 लाख रुपए में कैसे मिलती है दोस्तों। वो इस प्रकार मिलती है कि उसका जो 90% जो ब्याज होता है, 90% जो इसका रेट होता है, वो हमें क्या है कि बैंकों से कर्ज के रूप में मिल जाता है, और हमें 10% ही पे करना पड़ता है। अब 25 लाख का यदि हम बात करें, तो 10% होता है लगभग 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए आपको नगद देने होते हैं, और बाकी का जो पैसा होता है वो आपको बैंक कर्जे के रूप में दे देता है। और वो पैसा आपको मंथली ईएमआई के रूप में हर महीने भरना होता है, जितनी भी वहाँ से किस्तें बनती है। तो इस प्रकार दोस्तों, जितना अच्छा ट्रैक होएगा आपको उतना ही ज़्यादा लोन मिलेगा, और जिसका ट्रैक अच्छा नहीं होगा बैंक उसको लोन देने के लिए मना कर देगा। और इसको लोन लेने के लिए आपको आईटीआर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो आईटीआर होती है ना, इनकम टैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो भरी होनी चाहिए, ताकि बैंक को ये पता चल जाए कि ये जो कस्टमर है तो आईटीआर भरता है, यानी इसका एक अच्छा प्योंत है, ये अच्छा पैसा कमाता है। क्योंकि आईटीआर ही तो शो करती है कि किस बंदे के पास कितने पैसे हैं, और वो किस प्रकार अपनी आजीविका कमा के खर्च कर रहा है। तो ये सारा जो है आईटीआर से पता चलता है। अगर आपने आईटीआर भरी हुई है 2 साल की, तो आपको लोन लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस पे फाइनेंस भी करवा सकते हो, और अपने अपने ट्रैक के अकॉर्डिंग आपको पैसा वहाँ से मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि आपको ये जो पैसा है वो किस बैंक से लेना चाहिए। आपने ये तो पता चल गया कि जितना आपका ट्रैक है, जैसा आपका सिविल रिकॉर्ड है, ट्रैक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। लेकिन ये जो लोन होते हैं दोस्तों, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक रिड्यूसिंग होता है और दूसरा फ्लैट होता है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है अलग से कि रिड्यूसिंग और फ्लैट रेट में क्या डिफरेंस है, तो आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं दोस्तों। जो रिड्यूसिंग जो रेट होता है, उसकी जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लैट से। लेकिन दोस्तों, फ्लैट जो लोन है हमें वो फिर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्लैट लोन का हमें सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी पैसे ले लिए, और कल को हमारे पास वो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम हमारे लोन को क्लोज करवा दें। तो जैसे आप अपने लोन को क्लोज कराने के लिए जाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे पैसे भरने होते हैं, जिसमें जो ब्याज जो उन्होंने पहले लगाया था वो ब्याज भी हमें पूरा का पूरा टोटल देना होता है। वहाँ पे हमारी ब्याज की कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलती है। तो ये जो है फ्लैट रेट का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन जो रिड्यूसिंग जो लोन होता है, उसमें हमें बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि आपने मान लो 20 लाख का लोन ले लिया, और आपके पास पैसे आ गए कहीं से भी, और आप चाहते हो कि हम हमारे लोन को क्लोज करा ले,
तो लोन को जब आप क्लोज कराते हो तो आपका जितना प्रिंसिपल बचा हुआ है शेष प्रिंसिपल पे ही आपका ब्याज लगता है और आपका उसी दिन वो लोन क्लोज हो जाता है। हाँ जी दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रहे जब भी आप अपनी आरसी बनवाते हो तो आरसी के ऊपर जो लिखा होता है, जैसे कि कस्टमर का नेम लिखा होता है, ये आरसी किसकी बनवाई है, आरसी नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, इंजन नंबर लिखा होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप अपनी एक बार आरसी जब भी आपके पास में आपको मिले आप उसमें चेक कर ले। कई बार क्या होता है कि क्लैरिकल मिस्टेक वहाँ पे हो जाती है। जैसे आपका नाम रामपाल है और वो हो सकता है कि वो जो आरसी है वो राजपाल के नाम आ जाए, तो दोस्तों उसमें आपके नाम तो वो गाड़ी है ही नहीं, वो तो किसी और के नाम है, तो वहाँ से आपको लोन कराने में प्रॉब्लम आएगी। और जैसे भी कोई आगे हो सकता है किसी कारणवश घटना दुर्घटना हो जाए तो आपको क्लेम लेने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप अपनी आरसी की जितनी जो डिटेल है वो सारी रूबरू चेक कर ले कि वो सही और सटीक लिखी हुई है। यदि वहाँ पे गलत लिखी हुई है तो आप जल्दी अपने एसडीओ ऑफिस से या कोर्ट कचहरी से मिलके जहाँ भी आपने आरसी को बनवाया था उन अधिकारियों से मिलकर आप अपने आरसी को ठीक करवा सकती है डिटेल को, कि जहाँ जो आपको गलती लगती है। यदि आप ऐसा नहीं करवाते तो आपको आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी ध्यान रहे यदि आप उसको जल्दी, जैसे कि आपको आरसी मिली बाई पोस्ट आती है वो, और बाई पोस्ट आने के बाद आपने चेक नहीं किया, 15 दिन के बाद यदि आप चेक करते हो तो उसको आपसे फीस भी ली जाती है उसकी डिटेल को राइट करने के लिए। और यदि आप जल्दी उसको ठीक करवा लेते हो तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, क्योंकि 5 से 10 दिन का आपको आरसी की जो डिटेल है अगर वो रॉन्ग लिखी हुई है तो आपको उसको राइट कराने का समय मिलता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।